नमस्कार। ये प्रथम वर्ष के उन सभी विद्यार्थियों का मैं एडुसेट के इस सत्र में स्वागत करता हूं, जो EHD1 यानी कि हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम ऐच्छिक पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम अगर आपने विकल्प के रूप में चुना है तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आपने मुमकिन है कि कुछ कठिनाइयां महसूस की होगी। अगर आपके कुछ काउंसलिंग सेशन हुए हों इस पाठ्यक्रम से संबंधित, तो अपनी उन कठिनाइयों के बारे में आपने अपने परामर्शदाताओं से जरूर चर्चा की होगी। अगर नहीं की है तो आगे के सत्रों में अवश्य चर्चा करें। इस सत्र का मकसद भी आपकी मदद करना है। आपकी मदद करना यानी कि इस पाठ्यक्रम को आप इस तरह से पढ़ें ताकि आपको कम से कम कठिनाई हो, और अगर कठिनाई हो तो आप उन्हें अपने परामर्श सत्रों में दूर कर सकें, उन परामर्शदाताओं से के सामने अपनी समस्या को प्रस्तुत करके। ये जो टेलीकॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मकसद भी आपकी मदद करना है। अगर आपको EHD1 पाठ्यक्रम के संबंध में किसी तरह की कठिनाई हो तो अगले 45 मिनट में आप मुझसे इसके संबंध में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको इस पाठ्यक्रम की कुछ जानकारी दूंगा। इनका अध्ययन कैसे किया जाए, इसमें क्या है, और उन अध्ययन करते हुए आप किन बातों का ध्यान रखें। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू कर दी होगी, क्योंकि ये सेशन वैसे तो जुलाई में शुरू हो चुका है और अब जून में इसकी परीक्षा होगी। तो जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये सत्र बहुत उपयोगी है कि उन्होंने अगर अभी भी अपनी पढ़ाई में वो कुछ पिछड़ गए हैं तो मैं उनसे यह कहूंगा कि वो इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई ध्यान से करें। ये साहित्य का अध्ययन है, इसलिए आप बेफिक्र होकर पढ़ें। साहित्य को पढ़ना हमेशा बहुत ही रोचक होता है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो ये रोचक होने के साथ साथ ज्ञानवान भी होगा, और जब ज्ञानवान होगा तो आपकी परीक्षा में वह आपका अध्ययन उपयोगी भी होगा। हमने अपने पाठ्य सामग्री को इस ढंग से तैयार किया है कि आपको कम से कम कठिनाई हो। फिर भी यह मुमकिन है कि कुछ कठिनाइयां रह गई होगी, तो उसी संदर्भ में इस सत्र में जो बातचीत हम करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनें और आप उसे समझने का प्रयास करें। ये जो पाठ्यक्रम है ये 8 क्रेडिट का है, ये आप जानते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। आपने इसका सत्र कार्य अवश्य जमा करा दिया होगा, और अगर नहीं कराया है तो 31 मार्च तक अवश्य जमा करा दें, क्योंकि अगर सत्र कार्य आपने जमा नहीं कराया है तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और अगर परीक्षा में बैठ भी गए तो आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। इसलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो जून की परीक्षा देना चाहते हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना सत्र कार्य अवश्य जमा करा दें अतिशीघ्र। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि 31 मार्च तक अगर आपने अपना परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कराया है तो उसे भी जमा करा दें, और अगर इस की परीक्षा देना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम की तो उसका उल्लेख उसमें अवश्य करें EHD1 का। अन्यथा अगर आप उल्लेख नहीं करेंगे तो आप फिर परीक्षा के लिए नहीं बैठ पाएंगे। तो इन सब बातों का, ये बहुत एकेडमिक बातें नहीं है लेकिन जरूरी बातें हैं और आपको जरूर जाननी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि आप इसकी तैयारी किस तरह से करें। अगर आपने सत्र कार्य को ध्यान से किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसका एक खास तरह का पैटर्न है। हम उसी पैटर्न का उपयोग करते हैं अपने सत्रांत परीक्षा में भी। इसलिए अगर आपने असाइनमेंट ध्यान से किया है तो आपको सत्रांत परीक्षा देने में भी किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 तरह के होंगे, एक व्याख्या से संबंधित
और दूसरे जो हैं वो आपको निबंध परक या टिप्पणी परक प्रश्नों के जवाब लिखने होंगे। व्याख्या का मतलब यह है कि जो भी आपने टेक्स्ट इसमें पढ़ा है उस टेक्स्ट पर आधारित कोई अंश दिया जाएगा, टेक्स्ट में से कोई अंश दिया जाएगा। मसलन अगर आपने कहानियां पढ़ी है तो उनमें से किसी एक या दो कहानी का कोई अंश होगा और उस अंश की आपको फिर व्याख्या करनी होगी। आपको यह बताना होगा कि यह अंश कहां से लिया गया है, किस कहानी से में लिया गया है, उस कहानी का लेखक कौन है और उस कहानी में क्या बात कही गई है और यह जो अंश है इसका संदर्भ क्या है। तो इस तरह से आपको ये तो बताने के साथ साथ जो बात उस अंश में कही गई है उसको भी समझाना होगा। मान लीजिए 4 पंक्तियों का उदाहरण आपको दिया गया है व्याख्या के लिए, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी व्याख्या 4 पंक्तियों में या 2 पंक्तियों में करें, आपको उसका थोड़ा विस्तार करना होगा। लेकिन विस्तार का मतलब यह नहीं है कि व्याख्या के नाम पर आप 2, 3, 4 पृष्ठ लिख डालें। इसके 2 नुकसान होंगे। व्याख्या का अब जितनी लंबी लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपका समय व्यय होगा और दूसरे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की कोशिश न करें। ज्यादा से ज्यादा आप 8-10 पंक्तियों में व्याख्या कर दें और व्याख्या जो मुख्य बात व्याख्या में आनी चाहिए वही लिखें। पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे व्याख्या के नाम पर तो आपको अधिक अंक नहीं मिलेंगे, हो सकता है कम अंक मिले, हो सकता है कि बिल्कुल अंक न मिले। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। व्याख्या जो कहा गया है, जो वहां लिखा गया है, जिस अंश को वहां है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, कहानी में उसका क्या मतलब है और उसके बाद में उसकी व्याख्या लिखिए और व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत विस्तार मत दीजिए। और उसके बाद में जब व्याख्या लिख लें तो उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, विशेष। वो विशेष के अंतर्गत टिप्पणी क्या लिखना है, आपको एक तो ये बताना है कि इसमें क्या मुख्य बात कही गई है, उस बात का महत्व क्या है। अगर उस बात का कोई महत्व है तो आप एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में वो लिखिए। दूसरा, उसकी भाषा के बारे में टिप्पणी कीजिए। तीसरा, उसकी शैली के बारे में टिप्पणी कीजिए। 3-4 से ज्यादा विशेषताएं, विशेष के अंदर टिप्पणियां न करें। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 है आप करते ही चले जाएं। उसमें भी आप बेमतलब की बातें लिखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह की टिप्पणियां लिखते हैं, जैसे कि भाषा। अब भाषा के बारे में बताना है तो मान लीजिए भाषा के बारे में लिखना है तो आप लिखते हैं कि इसकी भाषा उर्दू निष्ठ है। जब आप उर्दू निष्ठ भाषा लिख रहे हैं तब आप ये नहीं लिख सकते कि उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ भी है। कई विद्यार्थी लिख देते हैं कि इस कहानी में संस्कृत, उर्दू और तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये लापरवाही है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। भाषा का स्वरूप किस तरह का है उसके लिए आपको भाषा की पहचान करनी होगी। जैसे मान लीजिए आकाशदीप कहानी है, उस आकाशदीप कहानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर उसकी तुलना में हम शतरंज के खिलाड़ी को पढ़ें तो उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कम है। उसकी भाषा काफी हद तक हिंदुस्तानी किस्म की भाषा है, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा के नजदीक है, जो उर्दू की तरफ झुकाव रखती है। लहना सिंह वाली कहानी जो उसने कहा था उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो पंजाबी पृष्ठभूमि की कहानी है। तो आपको उस कहानी के संदर्भ में जो भाषा की विशेषता है वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि यहां उर्दू भी लिख दूं, हिंदी भी लिख दूं, संस्कृत भी लिख दूं, तत्सम भी लिख दूं, तद्भव भी लिख दूं, जो भी कुछ तो ठीक होगा ही। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपको नंबर कम मिलेंगे और आपको
आपको तो लगेगा कि मैंने तो 5 पेज में पूरा उत्तर लिखा था। सवाल 5 पेज या 6 पेज या 10 पेज का नहीं है। सवाल यह है कि जो आपने लिखा है वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर सही लिखा है तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, अगर सही नहीं लिखा है तो नंबर भी नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और इसलिए मेरा यह कहना है कि प्रश्न को पढ़िए, समझिए और जितने उत्तर की आवश्यकता है उतना ही उत्तर दीजिए। तो टिप्पणी, ये जो व्याख्या परक सवाल है, इनका उत्तर लिखते हुए इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। जहां तक प्रश्नों के उत्तर लिखने की बात है, जो व्याख्या परक नहीं है, निबंध परक या टिप्पणी परक है, वहां विद्यार्थियों में आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रश्न पूछा गया, जैसे उदाहरण के लिए हम कहानी का ही उदाहरण लें कि मान लीजिए पर्दा कहानी जो है यशपाल की। अब आप देखेंगे कि उस कहानी का पूछा कि उस कहानी के मुख्य चरित्र की विशेषताएं बताइए, या मान लीजिए उसने कहा था मैं लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं बताइए। इसका मतलब है कि जो चरित्र है, जो पात्र है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। उसकी विशेषताएं बताते हुए उससे संबंधित किसी प्रसंग का जिसका उल्लेख कहानी में किया गया है, उसका विवरण देते हुए आप उस विशेषता को बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि किसी भी तरह का प्रश्न हो, पूरी कहानी का सार लिख देंगे। ये ठीक नहीं है। कहानी का सार नाटक हो या उपन्यास हो, सभी प्रश्नों में उत्तर एक ही ढंग से लिखा जाता है। ये मत करिए। जो प्रश्न पूछा जाए, जितना प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर लिखिए। आप अगर प्रश्न का उत्तर छोटा लिखते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है जितना कि गलत उत्तर लिखें और विस्तार से लिखें। ये मत समझिए कि 5-6 पेज लिखूंगा तब ही मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। यह एक गलतफहमी है। नंबर जो है वो आपके प्रश्न की गुणवत्ता, उत्तर की गुणवत्ता पर मिलते हैं, न कि उसकी लंबाई पर मिलते हैं। तो इसलिए मेरा विद्यार्थियों से यही कहना है कि प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न आमतौर पर, कोई भी प्रश्न हो, आमतौर पर आप देखेंगे कि जो आपको पाठ्य सामग्री दी गई है उसी पाठ्य सामग्री में उनके उत्तर लिखे होते हैं, लेकिन उत्तर उस ढंग से नहीं लिखे होते जिस ढंग से वो सामग्री प्रस्तुत की गई है। उसमें आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके तय करना होता है कि कौन कौन सी बातें कहां कहां मैंने पढ़ी है, उसको स्मरण करते हुए उनके बीच में संबंध स्थापित करते हुए लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो इकाई में पढ़ा है वो सारी की सारी बातें उसमें लिख दें। सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मत सोचिए कि अगर वहां पर इकाई में बहुत छोटा लिखा हुआ है तो अब मैं बहुत विस्तार दे दूं, वो कैसे संभव है। आप उतना ही लिखिए जितना आपको याद हो और सही ढंग से याद हो, तब ही लिखिए। और याद होने का मतलब है कि उसे रटना नहीं, बल्कि उसे समझना। समझने पर ही इस बात की गुंजाइश रहती है कि आप उसको थोड़ा विस्तार भी दे सकते हैं अपने ढंग से। लेकिन अगर आपने उसे समझा नहीं है तो आप ऐसी बातें लिखेंगे जो कि जरूरी नहीं है और जो हो सकता है कि गलत भी हो। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और अभी आपके पास में 2 महीने कम से कम बाकी है। तो आप इन 2 महीनों में अगर इस ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में गद्य की रचनाएं हैं और सभी बहुत ही रोचक रचनाएं हैं। उपन्यास है प्रेमचंद का निर्मला, ध्रुव स्वामिनी नाम का नाटक है जयशंकर प्रसाद का। इसके अलावा एकांकी नाटक, कहानियां और निबंध है, और सभी बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसे हैं जिन्हें आपको पढ़ने में और समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह बात ध्यान रखिए कि जो बात
जैसे कहानियों की पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रश्न निबंध पर नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कहानी पर कथा वस्तु की विशेषताएं पूछी जा सकती है, चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, लेकिन ये दोनों विशेषताएं निबंध की नहीं होगी। चरित्र चित्रण नाटक में भी होगा, उपन्यास में भी होगा, लेकिन कथा वस्तु जो है वो न कहानी की, न नाटक की, न एकांकी नाटक की, समूह की एक सी नहीं होती। तो उत्तर लिखते हुए इस बात को अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थी पाठ्य सामग्री का ठीक से अध्ययन नहीं करने के कारण इन विधाओं के अंतर को नहीं समझ पाते। कहानी अलग चीज है, कविता अलग चीज है, उपन्यास अलग चीज है, नाटक अलग है, एकांकी नाटक अलग है। इनकी विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। एकांकी नाटक क्यों एकांकी नाटक है? क्योंकि वो एक अंक का है, और पूरा नाटक जो है वो एक से ज्यादा अंक का हो सकता है। और एकांकी नाटक जो है कहानी की तरह है, जिसमें कोई एक घटना, कोई एक प्रसंग, कोई एक प्रमुख चरित्र, उसकी प्रधानता होगी, जीवन के किसी एक खंड का उसमें चित्रण होगा। और एकांकी नाटक और नाटक जो है दृश्य कहना चाहिए विधा है, और वहां पर उसकी सफलता मंच पर उसकी प्रस्तुति में है। इसलिए नाटक के तौर पर जो लिखा हुआ है वही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि अगर मंच पर उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो किस तरह का प्रभाव पैदा करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहानी और उपन्यास, इसका आस्वादन हम पढ़कर या सुनकर लेते हैं, जबकि नाटक का आस्वादन हम पढ़ने के साथ साथ देख कर लेते हैं। मंच पर उसे देखा जाता है और मंच पर उसको अभिनेता अभिनीत करते हैं। लेकिन यहां हमारे पाठ्यक्रम में वह मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक के तौर पर नहीं रखा गया है, बल्कि वह नाटक एक साहित्यिक रचना के तौर पर रखा गया है। लेकिन उनका अध्ययन करते हुए हमें उस विशेषता को ध्यान में रखना होगा, और उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसका उल्लेख पाठ्य सामग्री के अंतर्गत किया गया है। जहां तक निबंध का सवाल है, निबंधों में आप देखेंगे कि भाव और विचार की प्रधानता होती है। वहां घटनाएं नहीं होती, वहां चरित्र नहीं होते, उनका विकास नहीं होता, कथा वस्तु नहीं होती, वहां अंतर वस्तु होती है, यानी कि भाव और विचार की प्रस्तुति होती है जो किसी एक विषय से संबंधित होती है, और उस विषय को ध्यान में रखकर सारी बातें कही गई होती है। बात कहने की शैली जो है वो हर एक निबंधकार की अलग अलग होती है। आप 5 निबंध आपने पढ़े हैं, आप देखेंगे कि पांचों निबंध जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे बालकृष्ण भट्ट का निबंध बातचीत जो है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक थे। उस समय गद्य, हिंदी का गद्य जो है वो भिन्न तरह का था, उसकी भाषा भिन्न तरह की थी। तो बातचीत की भाषा और मित्रता की भाषा और नाखून क्यों बढ़ते हैं की भाषा एक सी नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये ललित निबंध के अंतर्गत है। यहां सिर्फ बात का महत्व नहीं है, बल्कि बात को कहने की शैली का भी महत्व है। उसे एक तरह से कहना चाहिए लालित्यपूर्ण शैली कही गई है, जिसमें बात को बहुत ही प्रभावशाली रूप में कहने का प्रयास किया गया है। जहां तक एक था पेड़ और एक था ठूंठे, ये विचार प्रदान नहीं बल्कि भाव प्रदान निबंध है, जबकि मित्रता जो है वो विचार प्रदान निबंध है। तो विचार प्रदान का मतलब है जिसमें विचारों की प्रधानता है, भाव प्रदान मतलब जिसमें भावों की प्रधानता है, ललित निबंध जिसमें शैली पर ज्यादा महत्व दिया गया होता है। तो ये जो निबंधों की विभिन्न शैलियां हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। ये निबंधों की शैलियां ही नहीं होती है, कहानी की भी एक शैली नहीं होती है। कहानी की शैलियां भी अलग अलग होती है, उपन्यास लिखने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। उपन्यास आपके यहाँ एक है, एकांकी 5 है, नाटक 1 है। तो उपन्यास की तो बहुत शैलियां नहीं आपके सामने प्रस्तुत की गई है, एक ही उपन्यास है, और वो कथा उसकी जो है वो सीधे साधे विवरणात्मक रूप में हमारे सामने आती है। हमें मालूम है कि हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उस उपन्यास के अंदर कुछ घटनाएं हमारे सामने खुलती है और आगे बढ़ती रहती है।
इसी तरह से कहानी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कहानी में वो संक्षिप्त रूप में होता है, छोटी होती है, जीवन का कोई एक खंड होता है। हो सकता है विस्तार हो, जैसे उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी बचपन से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें उपन्यास की तरह विस्तार नहीं है। बचपन की एक घटना है, लहना सिंह और वह सूबेदारनी बच्ची के तौर पर एक दुकान पर मिलते हैं, उनके बीच में एक मजाक चलता है और उस मजाक के साथ वो कहानी खत्म हो जाती है, कहानी का वह अंश खत्म हो जाता है। और उसके बाद में बहुत सालों बाद में जब वह लड़की जो है वो शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसका पति और उसका बेटा जो है दोनों सेना में है, तो ये एक तरह से परिवर्तन हो चुका है। और जो मुख्य पात्र लहना सिंह, जो छोटा बच्चा है, वह भी अब सेना में नौकरी करता है और वह दूसरा प्रसंग चलता है, जिस दूसरे प्रसंग का अंत जो है लहना सिंह की मृत्यु के साथ होता है। तो आप देखेंगे कि घटनाएं काल की दृष्टि से बहुत विस्तृत काल में फैली हुई है, लेकिन घटनाएं बहुत नहीं है, सिर्फ 2 घटनाएं हैं और उसे एक सूत्र में बांधा गया है। वह एक सूत्र यह है कि वे 2 बच्चे जो दही की दुकान पर मिलते थे और उनके बीच में मजाक चलता था, जब जहां लड़का लहना सिंह जो है वो उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और वह लड़की शर्मा जाती थी और एक दिन वो कहती है कि हाँ हो गई। इसके बाद में अचानक कहानी जो है 20 साल बाद में हमारे सामने आती है, 20, 22, 24, काफी साल बाद। आप देखेंगे कि पहली वाली घटना में क्या स्थापित किया गया, स्थापित यह किया गया है कि उन 2 बच्चों के बीच में कुछ ऐसा रागात्मक संबंध स्थापित हो चुका है मानसिक रूप से, जिसके कारण दोनों की स्मृतियां जीवित हैं, भले ही वो इतने सालों में बीच में न मिले हों। वह रागात्मक संबंध जो है आगे की घटनाओं का आधार बनता है। किस रूप में आधार बनता है कि सूबेदारनी जो है उस लड़के को भूल नहीं पाई है। जब वह उसे मालूम पड़ता है कि उसके पति के साथ जाने वाला व्यक्ति जो है लहना सिंह है, वही लहना सिंह जो बचपन में उसे मिला था, तो वो उसे बुलाती है और उससे एक तरह से उससे वचन लेती है कि वो उसके पति की और उसके बेटे की रक्षा करेगा। वो वचन किस आधार पर लेती है, क्यों लेती है, क्या संबंध है? वो संबंध है वही बचपन के संबंध, रागात्मक संबंध, जिसका भरोसा उस स्त्री के मन में है कि अगर मैं इस युवक से, इस व्यक्ति से ये कहूंगी कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो वह अपनी जान देकर भी रक्षा करेगा। ये कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कहानी को पढ़ते हुए आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये अविश्वसनीय है। उस संबंध को जिस ढंग से वहां विकसित किया गया है वह अद्भुत है। वो हिंदी की पहली महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, क्लासिक रचना मानी जाती है। आप जब भी कहानी को पढ़ें तो कहानी के अंदर उसी सत्य को जो लेखक कहना चाहता है उसे पकड़ने की कोशिश करें। ये सभी कहानियां जिनके पाठ्य सामग्री के अंदर जो पाठ दिए गए हैं, विश्लेषण दिया गया है, अगर उनको आपको ध्यान से पढ़ेंगे, कहानी को पढ़कर पढ़ेंगे, तो आपको इन कहानियों की शक्ति को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और तब आप प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं इसका उत्तर लिख सकता हूं। लेकिन आप न कहानी पढ़ेंगे और आप सिर्फ इकाइयां पढ़कर चले जाएंगे और उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, तो फिर थोड़ी कठिनाई होगी और वो कठिनाई फिर रिफ्लेक्ट होती है नंबरों से। तो आपको अवसर मिला है, आप क्यों कम नंबर लाएं, आप भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तरीका वही है, ज्यादा ध्यान से पढ़ना। और हर एक चीज, हर कहानी, हर रचना को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने जैसे उसने कहा था कि चर्चा की है, हर कहानी को आप देख सकते हैं। हर कहानी के अंदर इसी तरह का कोई न कोई मानवीय भावना, कोई इंसानी रिश्ते जो हैं वो व्यक्त हुए हैं। उसमें
दुख है, पीड़ा है, उसमें जो है ये जो दुख और पीड़ा है, इस और दुख पीड़ा को आप तक पहुंचाने की कोशिश है एक पाठक के तौर पर। अगर वो उसे आप पकड़ पाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वह व्यक्ति की दुख और पीड़ा नहीं है, कई बार पूरे के पूरे समाज की, पूरे इतिहास के घटनाक्रम इस तरह से हमारे सामने खुलते हैं। जैसे आप शतरंज के खिलाड़ी जो इसमें प्रस्तुत की गई है कहानी, शतरंज के खिलाड़ी सिर्फ मीर और मिर्जा की कहानी नहीं है, वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही त्रासदी, एक विडंबनात्मक, एक त्रासदी से जुड़ी हुई कहानी है। आप जानते हैं कि 1856 में वाजिद अली शाह को अपने पद से हटाकर अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, और कब्जे की यह कोशिश जो थी इसका कोई विरोध नहीं हुआ, न वाजिद अली शाह ने किया, न वहां की उनकी सेना ने किया, और न ही वहां के अवध के नागरिकों ने किया। अंग्रेज आए, वाजिद अली शाह को पकड़कर और ले गए। यह भारतीय इतिहास का कहना चाहिए कि एक बहुत ही त्रासदपूर्ण, एक कलंक गाथा इसे बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे इतिहास का। जाहिर है कि प्रेमचंद के सामने भी ये था, ये किसी भी भारतीय के लिए एक शर्मनाक घटना थी कि उनका एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य जो है इस तरह से पराधीन कर लिया गया। प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से उसे समझने की कोशिश की। उन्हें लगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये प्रश्न उनके सामने एक देशभक्त के नाते, एक बहुत ही संवेदनशील रचनाकार के नाते उनके सामने ये प्रश्न रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह राज्य जो है इस तरह से गुलाम बना लिया गया। और उनको लगा कि इसके पीछे कारण ये था कि उस समय पूरा का पूरा समाज जो है वो विलासिता में डूबा हुआ था। लोग शतरंज खेलते थे, कबूतरबाजी, बटेरबाजी, जुआ, ये सब चलता था, और इस सब के कारण उन्हें किसी को भी अपने देश की, अपने समाज की फिक्र नहीं थी। और इसी को उन्होंने मीर और मिर्जा जो नवाब थे, जिनके पास कहना चाहिए कि अच्छा खासा पैसा था, किसी तरह का उन्हें तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपना समय जो है मेहनत करके किसी ऐसे काम में लगाते जिससे कि उनको और उनके समाज को कोई फायदा होता, वे अपना समय गुजारते थे शतरंज खेलने में। आप जानते हैं शतरंज एक बहुत ही रोचक खेल है। उसमें आदमी की बौद्धिक क्षमता का पता लगता है, उसे बुद्धि लगानी पड़ती है, और टाइम टेकिंग, बहुत लंबा समय वो लेती है। तो जिनके पास और कोई काम ना हो तो दिन भर, रात भर, घंटों शतरंज खेलते रह सकते हैं। मीर और मिर्जा को इसी शतरंज को खेलने का नशा है, और वो खेलते रहते हैं। उस खेलने का उनके परिवार पर क्या असर होता है, जब इस बात की चर्चा होती है कि अब अंग्रेज इस अवध पर कब्जा करने वाले हैं और राजा जो है वो सभी नवाबों को और अपने अधीन जो भी हैं उनको बुलाकर उनको सेना में चलने के लिए बुलाने वाला है, तो उनके अंदर भय पैदा हो जाता है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि लड़ाई लड़ेंगे तो शतरंज खेलनी पड़ेगी, शतरंज खेलना उनसे छूट जाएगा। तो वो शहर से दूर एक टूटी हुई मस्जिद में जाकर बैठकर शतरंज खेलते हैं। जैसा प्रेमचंद ने लिखा है कि ये लोग देश के लिए तो नहीं मरना चाहते थे, अपने राजा के लिए भी नहीं मरना चाहते थे, लेकिन शतरंज के लिए खेलते खेलते वो एक दूसरे को मार डालते हैं। यह है विडंबना, और यह विडंबना ऐतिहासिक है, ये व्यक्तियों की नहीं है। और इसके माध्यम से प्रेमचंद ने एक तरह से हमारे इतिहास को की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, हमारी गुलामी के कारणों को समझने का प्रयास किया। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारी जितनी भी गद्य में रचनाएं वो एक सी नहीं है, एक शैली में नहीं है। आप देखेंगे कि जिस शैली में कहानी लिखी हुई है प्रेमचंद ने, उसी शैली में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था नहीं, वो भिन्न ढंग से लिखी हुई। और यह भिन्नता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आकाशदीप कहानी जो है वो बिल्कुल अलग ढंग से है। वहां द्वंद्व है वो आदर्श और यथार्थ के बीच में। एक
स्त्री है जिसके सामने यह प्रश्न है कि वह उस व्यक्ति के प्रति क्या भाव रखे जिसे वह अपने पिता का हत्यारा समझता है, लेकिन हत्यारा समझती है, लेकिन वही व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई मोह का भाव, प्रेम का भाव भी है। इसलिए वो उसको कहती है कि दस्युराज मैं तुमसे प्रेम भी करती हूं और तुमसे घृणा भी करती हूं। ये उसके आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है। प्रेम करती है क्योंकि उसका हृदय कहता है कि उससे प्रेम करो, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी, उसके जीवन को सुखमय बनाने में उसका बड़ा योगदान है, एक राज्य स्थापित किया दोनों ने मिलकर। और घृणा इसलिए कि उसे यह कहीं से लगता है कि उसके पिता की हत्या के पीछे इसी डाकू का हाथ है, वह डाकू जिसने अपना यह पेशा जो है इस नायिका के कहने पर छोड़ दिया था। तो आप देखेंगे कि यह जो द्वंद्व है प्रेम और नफरत का, यह प्रेम और नफरत के द्वंद्व से वह नायिका गुजरती है और अंततः वह उसे त्याग देती है, उससे शादी करने के लिए या उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती, लेकिन अपना जीवन जो है वो समाज की सेवा में अर्पित कर देती है। और उसके लिए एक प्रतीक जयशंकर प्रसाद ने ढूंढा है, आकाशदीप। आकाशदीप का मतलब समुद्र के किनारे वह जो प्रकाश स्तंभ होता है जिस पर पहले के समय में वहां पर एक लालटेन या दीप जैसा कुछ जलाया जाता था ताकि दूर से आने वाली नावों और जहाजों को यह मालूम रहे कि कहां पर है जहां वो अपने नाव और जहाज को किनारे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से वो चाहती है कि वह उस आकाशदीप की तरह दुनिया में सबको अंधेरे में रास्ता दिखाए। यह है समाज सेवा का भाव। आप देखेंगे कि जिन 3 कहानियों की मैंने चर्चा की है, ये तीनों कहानियां हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान में लिखी गई थी। और ये तीनों कहानियों का महत्व यही है कि हमारे समाज जो करवटें ले रहा था, जो परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों का कोई न कोई रूप हमें इन कहानियों में दिखाई देता है। बाद की दोनों कहानियां भी इसी तरह के महत्व की है। और इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी रचना को आप पढ़िए, ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से एक स्त्री के जीवन की विडंबना हमारे सामने आती है और जो रूढ़िवाद है तो उससे लड़ने की उसकी क्षमता भी। इसी तरह से आप निबंध पढ़ेंगे, आप नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की हम जैसे चर्चा करें, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक मामूली सा प्रश्न है जो लेखक को उसकी बेटी पूछती है, जो छोटी बच्ची है कि नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। लेखक उस पर सोचता है कि क्यों बढ़ जाते हैं, नाखून की तो अब जरूरत भी नहीं है, मनुष्य नाखून का क्या करे। लेकिन किसी जमाने में वो सोचता है कि किसी जमाने में आदिम अवस्था में जब मनुष्य के पास में कोई हथियार नहीं रहा होगा तब ये नाखून भी काम आते होंगे और उस समय वो हथियार की तरह उनका इस्तेमाल करता होगा। आपने अगर माइथोलॉजी पौराणिक कथाओं को पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि नरसिंह अवतार जो एक हिंदू माइथोलॉजी में एक ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से उसका पेट चीर डाला था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि किसी जमाने में हो सकता है आदिम अवस्था में मनुष्य जब हथियार नहीं था तो वो नाखून का उपयोग हथियारों की तरह था। लेकिन अब तो मनुष्य ने बहुत तरह के हथियार बना लिए हैं, ऐसे हथियार बना लिए हैं कि सारी दुनिया कई बार नष्ट की जा सकती है कुछ ही क्षणों में। तब नाखून क्यों बढ़ते हैं? और लेखक अपने इस प्रश्न का जवाब देते हुए खुद ही कहता है कि शायद नाखून हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य ने अपनी हिंसक मनोवृत्ति को अभी भी छोड़ा नहीं है। हम नाखून काटते हैं, हर सप्ताह काट देते हैं, हम बढ़ने नहीं देते उसे, हम उसे सजा संवार कर रखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की हिंसक मनोवृत्ति उसको नहीं छोड़ पाए। हमने नाखून काटना तो शुरू कर दिया है लेकिन भयानक हथियार बनाना बंद नहीं किया। और इस कारण दुनिया पहले से कहीं ज्यादा भयानक रूप से हमारे सामने हिंसक रूप में दिखाई देती है। दुनिया में युद्ध चलते रहते हैं, दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाता है, मनुष्य को गुलाम बनाया जाता है, हथियारों के इतने ढेर लगाए गए हैं। वे देश जिनकी आधी आबादी जिनके पास में खाने को कुछ नहीं है वो भी परमाणु बम बना रहे हैं।
ऐसे समय में इस अगर निबंध को पढ़ें आप इस पृष्ठभूमि में, तो आपको मालूम होगा कि इस निबंध का मुख्य संदेश यह है कि हिंसा जो है वो बर्बरता की निशानी, मनुष्य की पहचान नहीं है हिंसा। इसलिए उसमें गांधी को याद किया गया है, क्योंकि गांधी हमेशा हिंसा का विरोध करते थे और उसी हिंसा का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो इस रूप में आप देखेंगे कि ये सभी रचनाएं जो है ये महज साहित्य के उदाहरण नहीं है, इनके द्वारा कोई न कोई मानवीय संदेश दिया गया है। परीक्षा के अंत में जब आपसे सवाल पूछा जाता है किसी कहानी का प्रतिपाद्य, किस कहानी की रचना के कारण, तब आपको उस कहानी के इन पक्षों का विश्लेषण करके प्रस्तुत करना होता है। साहित्य को पढ़ने के इन उद्देश्यों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप हमेशा रचनाओं को पढ़ते हुए इस बात को ध्यान रखें कि मुख्य रूप में उसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है। ये 3 प्रश्न जो हैं इनका उत्तर अगर देंगे आप, तो आप एक तरह से किसी भी तरह का प्रश्न उस रचना के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बता सकने की स्थिति में होंगे। क्या कहा गया है का मतलब है कि उसकी कथा वस्तु के बारे में बताना, उसकी अंतर वस्तु के बारे में बताना, चाहे नाटक हो, निबंध हो, कहानी हो, कुछ न कुछ तो कहा गया है, उसको जानना। फिर क्यों कहा गया है, उसके उद्देश्य को समझना। वह उद्देश्य क्या है, वह रचना करने का उद्देश्य क्या है। मित्रता निबंध है तो मित्रता की भावना का महत्व क्या है, यह बताना उस निबंध का उद्देश्य है। तो आपको उसके क्यों का कारण आपको ढूंढना होगा। और कैसे यानी कि उसकी रचनात्मक विशेषताएं, उसकी भाषागत विशेषताएं, उसकी शिल्पगत विशेषताएं, उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, उसके चरित्र की विशेषताएं, अगर कहानी है, कहानी का विकास किस ढंग से किया गया है, उसको समझना। ये तीसरा प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें वे सब चीजें आ जाती है जो किसी भी रचना को महत्वपूर्ण बनाती है। आप अगर इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो यही सब बातें जो है विभिन्न रूपों में कही गई, तो ये ध्यान रखें। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूं वो यह है कि ये जो प्रश्न है ये 2 तरह के हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर विस्तार से देने और आमतौर पर हम उनको 16-16 नंबर के 16-16 अंक के सवाल पूछते हैं, और एक प्रश्न हम पूछते हैं जिसमें 2 टिप्पणियों का उत्तर देना होता है 8-8 नंबर के। अब टिप्पणियों का उत्तर निश्चित रूप से उतने विस्तार से देने की आवश्यकता नहीं है जितने की निबंध परक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, क्योंकि टिप्पणी का तो मतलब ही है कि संक्षेप में उत्तर देना। तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रश्न वहां जो टिप्पणी के लिए पूछा गया है उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत ही विस्तार से लिख डालते हैं। बहुत विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। 100-150 अधिकतम 200 शब्दों के अंदर एक टिप्पणी का उत्तर अगर अच्छे ढंग से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। और अगर बहुत विस्तार लिखेंगे तो आप जो पूछा गया है वो नहीं लिख पाएंगे। और हमेशा टिप्पणी में तो खास तौर पर ध्यान रखें कि इस बात को देखें कि पूछा क्या गया। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। इस हिंदी गद्य के इस EHD 1 के संदर्भ में एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ रचनाएं हैं, इन्हीं से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा कि पहला खंड जो है उसमें 2 इकाइयां दी गई। एक इकाई में हिंदी गद्य का विकास बताया गया है भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान तक, और दूसरे में जो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं उनका परिचय दिया गया। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हर खंड के अंदर आप देखेंगे
कि जैसे एक कहानी वाला खंड है, उसकी पहली इकाई जो है वो हिंदी कहानी के स्वरूप और विकास पर, उपन्यास में हिंदी उपन्यास के स्वरूप और विकास पर है। इसी तरह से निबंध के बारे में, नाटक के बारे में, एकांकी नाटक के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हिंदी में उस विधा की जो परंपरा है और उसके स्वरूप के बारे में जो बातें कही गई है उसका भी अध्ययन करें, उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है। व्याख्या उनमें से नहीं पूछी जाएगी, व्याख्या सिर्फ टेक्स्ट से पूछी जाएगी, यानी कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी नाटक। संतुलन रखा जाता है आमतौर पर कि 3 व्याख्या करनी होती है, 3 से ज्यादा दी जाती है, 3 करनी होती है। व्याख्या इस तरह से पूछी जाती है कि हर विधा की कम से कम एक व्याख्या जरूर आपसे पूछी जाए, लेकिन आपको करनी 3 होती है, ताकि बहुत तैयारी ना हो तो भी विद्यार्थी को सही ढंग से उत्तर लिख सके, वो अपना चयन भी कर सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्याख्या जो है आपकी रचनाओं पर पूछी जाएगी, साहित्यिक रचनाओं पर जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, और प्रश्न जो है वो जो रचनाएं हैं उन पर भी पूछे जा सकते हैं, और उनसे इतर जो विभिन्न बातें कही गई है हिंदी गद्य के विकास के बारे में और विधाओं के बारे में, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ढंग से ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रेमचंद की आप कहानी भी पढ़ते हैं, प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक भी पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद की कहानी भी आपने पढ़ी है, तो इन पर जयशंकर प्रसाद पर भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, प्रसाद पर, प्रेमचंद पर, मन्नू भंडारी पर कोई टिप्पणी पूछी जा सकती है। यानी कि जिन रचनाकारों की रचनाएं शामिल की गई है उन रचनाकारों के बारे में भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इकाइयों में उनकी चर्चा की गई है। तो इन सब बातों को आप अवश्य ध्यान में रखें, और ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये ये जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस हो, अभी आपका समय है, कुछ सत्र टेलीकॉन्फ्रेंस काउंसलिंग सेशन आपके बच्चे होंगे, आप वहां जाइए, उनसे पूछिए, वो आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं का को कहना चाहिए शांत करेंगे, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मानविकी विद्यापीठ में आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा। हम आपके किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम आशा करते हैं कि आप अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी जो है, परीक्षा की तैयारी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे ढंग से करेंगे। नमस्कार।